सभी को नमस्कार। आज हम गद्य शिक्षण के बाद व्याकरण शिक्षण की शिक्षण विधियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। व्याकरण शिक्षण क्या है? व्याकरण को वेदों का मुख कहा गया है और समस्त वेदांगों में सबसे प्रधान वेदांग व्याकरण को माना गया है। कहा भी गया है कि यद्यपि आप बहुत पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको व्याकरण का अध्ययन और अधिक करना है। अर्थात व्याकरण को अधिक से अधिक उसके नियमों को देखना है, उस पर आपको अमल करना है, तो आपकी भाषा एक परिष्कृत भाषा हो जाएगी। तो उसी के दरमियान आज हम व्याकरण शिक्षण की विधियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, व्याकरण शिक्षण की जो विधियां हैं वो दो भागों में बटी हुई है। एक प्राचीन विधियों के रूप में कुछ विधियों का नाम आता है और उसके साथ साथ अर्वाचीन विधियों के रूप में कुछ विधियों का नाम आता है। हम सबसे पहले ये निश्चित कर लें कि किसी भी शिक्षण विधियों को जब पढ़ा जाता है तो सबसे पहला काम यही है कि कौन सी विधा की शिक्षण विधि कौन कौन सी है, कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जो प्राय सभी विधाओं में आती हैं या फिर किसी एक विधा में आती है। किसी एक विधा की कोई शिक्षण विधि, उसका नाम हमको याद रखना है। उसके रूप में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो संस्कृत शिक्षण की जो प्राचीन विधियों के बारे में हमने सबसे पहले जिन विधियों के बारे में चर्चा की थी, उसमें मैंने एक विधि का नाम बताया था, वो थी पाठशाला विधि, जिसको परंपरागत और पांडित्य प्रणाली के नाम से जाना जाता था। उसी पाठशाला विधि के अंतर्गत कई विधियों का नाम है और उनमें सबसे पहले एक विधि आती है जिसका नाम है सूत्र विधि। तो सूत्र विधि पाठशाला विधि की एक विधि है, तो मूल रूप से पाठशाला विधि के अंतर्गत आती है। और उस पाठशाला विधि के अंतर्गत जो पहली विधि सूत्र विधि के रूप में ली गई, वो व्याकरण शिक्षण की प्राचीन विधियों में शुमार है। व्याकरण शिक्षण की प्राचीन विधियों के अंतर्गत सूत्र विधि को हम सबसे पहले ले रहे हैं। तो जैसे प्रश्न आता है कि व्याकरण शिक्षण की प्राचीनतम विधियां कौन सी है, तो ऐसे स्थिति में हमको जहाँ पाठशाला विधि के नाम से प्रश्न आता है वहाँ उसका उत्तर भरें। जहाँ पर वो नाम नहीं हो, सूत्र विधि के रूप में हो, तब हमको ऐसा उत्तर भरना है। तो ऐसी स्थिति में अब सूत्र विधि से संबंधित क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, ये जरूर हमें याद रखना है। तो देखिए, सूत्र विधि को पढ़ने के लिए जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आपको प्रश्न आता है किसी विस्तृत विषय वस्तु को छोटे रूप में सीखने वाली विधि कौन सी है। तो ऐसी स्थिति में हमको उसमें सूत्र विधि उत्तर भरना है। सूत्र विधि के अंतर्गत एक उक्ति के रूप में एक शब्द आता है, तो वहाँ घटे समुद्र पूर्णम, यानी घड़े में समुद्र को भर लेना, यानी गागर में सागर। इस तरह की जो उक्ति है वो भी हमारी सूत्र विधि पर आश्रित है। पूछा जाता है घटे समुद्र पूर्णम किस विधि के लिए कहा गया है, तब आपको उसमें सूत्र विधि राइट आंसर भरना है। क्योंकि सूत्र एक गागर के रूप में होता है और उसका अर्थ जो है सागर की तरह विस्तृत होता है, इसलिए उसको घटे समुद्र पूर्णम कहा गया है। इसके बाद इससे संबंधित और जो प्रश्न आ सकते हैं सूत्र विधि में, वो है प्राचीनतम विधि के रूप में एक प्रश्न आता है कंठस्थीकरण विधि किसको कहा गया है निम्नलिखित में से, तो वहां भी आप सूत्र विधि राइट करें। हालांकि इसके उत्तर में कंठस्थीकरण में पारायण विधि भी आगे आएगी, लेकिन जिन विधियों को हम कंठस्थीकरण के अंतर्गत रख सकते हैं उनमें सूत्र विधि भी है। इसलिए कंठस्थीकरण, कई बार ऐसा भी होता है निम्नलिखित में से कंठस्थीकरण विधि कौन सी नहीं है या कौन सी है, तब वहाँ 3 होगी और 1 नहीं होगी। तो उस स्थिति में हमको याद रखना है कि कंठस्थीकरण विधि भी हम सूत्र विधि को कहते हैं। और सूत्र विधि के आधार पर आपने देखा होगा कि पाणिनि ने सूत्र विधि के आधार पर ही समस्त विषय वस्तु को स्पष्ट किया है। एक और प्रश्न आता है कि वह कौन सी विधि है जिसमें विषय वस्तु को समझने के लिए किसी भाष्य या टीका की आवश्यकता होती है, तब भी आपको उत्तर भरना है सूत्र विधि। क्योंकि सूत्र व्याकरण के नियमों को, व्याकरण के विस्तृत नियमों को एक छोटे रूप में प्रदर्शित करने का नाम सूत्र है और उसके द्वारा ही जिस व्याकरण को पढ़ाया जा रहा है वह सूत्र विधि है।
अब उस सूत्र विधि के उस सूत्र को समझने के लिए भाष्य और टीका की आवश्यकता होती है। तो ऐसे कई प्रश्न इसमें बनते हैं, उनमें आपको इस तरीके से उत्तर भरना है। प्रश्न आता है कि वह कौन सी व्याकरण की शिक्षण विधि है जिसको समझने के लिए भाष्य और टीका विधियों की आवश्यकता पड़ती है, तब हमको उसमें सूत्र विधि के रूप में ही उसका उत्तर भरना है। और इसके अंतर्गत ये कहा गया कि इसके समर्थक कौन हो सकते हैं, कई बार इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो यहाँ कहा गया कि एक संस्कृत का एक श्लोक भी दिया गया, मनोवैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया कि इस सूत्र के रूप में अगर व्याकरण के नियमों को सीखा जाता है, रटा जाता है, कंठस्थीकरण किया जाता है, तो भी उसमें कोई बुरी बात नहीं। ये लिखा गया है कि पुस्तकस्थातु या विद्या परहस्तगतम धनम, यानी पुस्तक में स्थित विद्या और परहस्तगतम धनम, दूसरे के हाथ में गया हुआ धन, वो हमारा अपना नहीं है। अर्थात इसको इसी से समझा गया, यानी जो हमारे मस्तिष्क में जो ज्ञान है वही हमारे लिए ज्ञान है, जो हमारे जेब में जो पैसा है वही हमारा पैसा है, बैंक आदि के जो चेक में जो जमा पैसा है वो एक तरह से हमारा साक्षात पैसा नहीं है। इसके रूप में जो उदाहरण दिया था आप्टे महोदय ने, तो अब ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में आप्टे महोदय किस विधि का समर्थक रहा, तब भी वहां आपको सूत्र विधि अपना उत्तर भरना है। तो इस तरीके से यहाँ सबसे पहली विधि, इस सूत्र विधि को हम पढ़ रहे हैं। सूत्र विधि की ये बातें हमने पढ़ी, प्राचीन विधियों के अंतर्गत इसको पढ़ रहे हैं हम। तो इसमें 3-4 महत्वपूर्ण बातें आई। एक है घटे समुद्र पूर्णम, एक दूसरा आया कि सूत्र विधि के रूप में विस्तृत जो विषय वस्तु है उसको संक्षेप में प्रस्तुत करने का नाम सूत्र विधि के रूप में माना गया। यहां इसके जो समर्थक है आप्टे, मनोवैज्ञानिकों ने भी कंठस्थीकरण को उपयोगी माना है कि किसी भी विषय वस्तु को समझने के लिए अगर कंठस्थीकरण भी किया जाता है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। इसके रूप में हम पहली विधि सूत्र विधि में क्या क्या प्रश्न अपेक्षित हो सकते हैं, प्राचीनतम विधि के रूप में, पाठशाला विधि के अंग के रूप में, घटे समुद्र पूर्णम उक्ति के रूप में, विस्तृत विषय वस्तु को छोटे रूप में प्रदर्शित करने के लिए घटे, इसके बाद आप्टे महोदय इसके समर्थक के रूप में, मनोवैज्ञानिक विस्तृतीकरण के रूप में। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम सूत्र विधि के अंतर्गत रखते हैं। सूत्र विधि के द्वारा इस विधि को जब हम पढ़ते हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ एक आता है कि इसमें कौन से नियम को लिया गया, तो यहाँ सूत्र में क्या होता है, सामान्य से विशेष होता है, ये जरूर याद रखें। सूत्र विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर ऐसा चला जाता है, क्योंकि सूत्र विधि में क्या है, पहले नियम बताया जाता है और नियम के बाद उसके उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ये उसका थोड़ा सा विपरीत रूप है। हालांकि पाणिनि ने जब अपने सूत्र लिखे तो उन्होंने दूसरी तरीके से, उन्होंने पहले उदाहरणों को अपने सम्मुख रखा और उसके आधार पर सूत्रों का निर्माण किया। लेकिन सूत्र विधि से जब पढ़ाया जाता है तब वहां सामान्य से विशिष्ट की ओर पढ़ाया जाता है, इसलिए ये सूत्र विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर इस सूत्र पर काम करती है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको सूत्र विधि के रूप में। समर्थक के रूप में नाम आ सकता है, जहाँ पर कंठस्थीकरण के रूप में नाम आ सकता है। दूसरी विधि है व्याकरण शिक्षण की पारायण विधि। देखिए कई बार प्रश्न आया, पारायण का भी आया। पारायण विधि में और सूत्र विधि में क्या अंतर करेंगे। पारायण विधि में आवृत्तियां करनी होती है मंत्रों की जैसी, और प्राचीन काल में लेखन का कार्य इतना अधिक नहीं था और उसमें पारायण विधि के द्वारा ही छात्रों को समस्त मंत्रों का उच्चारण करवाया जाता था और उस मंत्रों के आधार पर जो व्याकरण के नियम थे वो यथावत उसी के अनुसार चला करते थे। पारायण विधि से तात्पर्य क्या है, याद रखें, पारायण विधि में मंत्रों का कई बार उच्चारण करना, सस्वर उच्चारण के रूप में पारायण विधि प्रसिद्ध है। अब कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो केवल इसी से संबंधित है, इसी के बारे में पूछे जा सकते हैं। तो वहाँ एक तो ये याद रखें कि इसमें व्याकरण के जो नियम होते थे उनकी जो
आवृत्तियां थी, उनकी आवृत्तियां कई प्रकार से की जा सकती थी। कठिन जो सूत्र होते थे उनको एक से ज्यादा बार, दो से ज्यादा बार, तीन, चार, पांच तक की आवृत्तियां होती थी। इस प्रकार आवृत्तियों का एक क्रम होता था। एक दूसरा प्रश्न पारायण विधि के अंतर्गत क्या है? दूसरा प्रश्न पारायण विधि का यह है कि जिसमें बालक जो मंत्र बोलता था, जो भी व्याकरण का कोई सूत्र बोलता था, उसमें जब उससे कोई गलती होती थी तो उस गलती के आधार पर उसमें उसको उसका नामकरण किया जाता था। अगर वो एक गलती करता था तो उसको एकानिक कहा जाता था। तो ऐसा प्रश्न आ सकता है इसमें कि एकानिक, एक त्रुटि आधारे एकानिक इति उपाधि कस्मिन विधौ दीयते। वह कौन सी विधि है जिसमें एकानिक की उपाधि दी जाती है गलती पर? दो गलती के लिए द्वयनिक उपाधि दी जाती है, त्रयनिक उपाधि दी जाती है। इस तरीके के जो नाम आए तब हमको उसका उत्तर पारायण विधि करना है। यह निश्चित रखें कि इनके जब भी प्रश्न होंगे तब इनसे रिलेटेड भाषा में इनके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए याद रखें, पारायण का मतलब आवृत्ति से है, मंत्रों के यथावत व्याकरण के सूत्रों की आवृत्ति के रूप में है। वहाँ कई प्रकार की आवृत्तियों के आधार पर कई प्रकार के पारायण हो सकते हैं, और वहाँ एकानिक और द्वैनिक के रूप में। इसके द्वारा भी पारायण विधि से क्या होता था, पारायण विधि से भी एक स्थिति से यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो मंत्र पहुंचा करते थे। इसके आधार पर पारायण विधि भी एक तरह से सूत्र विधि का ही दूसरा रूप है। इसमें भी कंठस्थीकरण पर बल दिया जाता है, ये भी एक मनोवैज्ञानिक विधि है। और लेकिन इसमें याद रखें कि वहाँ अलग अलग विषय वस्तु, जैसे मान लो इस तरह का घटे समुद्रम पूर्णम आता है तब तो आपको यही भरना है। इससे संबंधित ये तीन क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जहाँ एक तो इनकी त्रुटि के आधार पर, एक इनकी आवृत्ति के आधार पर, और एक किसी भी मंत्रों के गुरु के सम्मुख छात्रों के द्वारा सस्वर वाचन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। तो ऐसी स्थिति में ये दूसरी विधि, हमने पारायण विधि को इस तरीके से पढ़ सकते हैं। तीसरी विधि है अर्थावबोध अथवा वाद विवाद विधि। देखिए, इसमें सभी विधियों के अपने अलग अलग क्वेश्चन बढ़ रहे हैं और उसके आधार पर हम पढ़ सकते हैं। दो विधियां हमने पढ़ी, सूत्र विधि पढ़ी, पारायण विधि। पारायण विधि में आपको मंत्रों की आवृत्ति करनी पड़ती थी, उनको रटा जाता था, और वो एक दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत वंश परंपरा के आधार पर वो नियम दूसरी पीढ़ी में भी पहुंचते थे। इस तरीके से उनको सुरक्षित रखा जाता था अगले के लिए, अगली पीढ़ी के लिए। तो आगे तीसरी विधि पढ़ रहे हैं हम, अर्थावबोध विधि, वाद विवाद विधि। यद्यपि यह विधि भी कंठस्थीकरण पर बल देती है, अब तक की ये तीसरी विधि है और तीनों ही विधियां कंठस्थीकरण पर बल दे रही है, लेकिन एक क्वेश्चन बनता है अब यहाँ, वह कौन सी विधि है जो कंठस्थीकरण के साथ साथ उस नियम के अर्थ पर भी विचार करती है, उस पर भी महत्व देती है? तो वहाँ उसका उत्तर हमको देना है अर्थावबोध अथवा वाद विवाद विधि। अर्थावबोध विधि में क्या होता है, सूत्र के साथ साथ उसके अर्थ का विवेचन भी करवाया जाता है। तो कंठस्थीकरण के साथ साथ उसके अर्थ पर भी चर्चा की जाती है। ऐसी विधि का नाम अर्थावबोध विधि, और उसका दूसरा नाम वाद विवाद विधि। प्रश्न यह भी हो सकता है कि अर्थावबोध विधि का दूसरा नाम क्या है, तो वहाँ आपको वाद विवाद विधि के रूप में उसका उत्तर भरना है। पतंजलि ने इस वाद विवाद विधि के अंतर्गत अर्थावबोध विधि के रूप में इसमें ये कुछ शब्द लिखे थे कि भाषण को भी, प्राक कथन को भी, भाषण, प्राक कथन, इनको सबको व्याख्या के रूप में नाम दिया गया है कि इसको भी हम व्याख्या के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। एक प्रतिश्रवण के रूप में, प्रतिश्रवण से तात्पर्य होता है सुनने के बदले सुनाना, सुनकर के फिर सुनाने का नाम प्रतिश्रवण के रूप में कहा जाता है। तो भाषण, प्राक कथन, प्रतिश्रवण, एक जिज्ञासा को भी इसमें लिया गया, और एक सम्यक ज्ञान, इनको वाद विवाद की श्रेणी में लिया गया। पतंजलि के द्वारा ये कहा गया कि ये शब्द भी वाद विवाद विधि से संबंध रखने वाले हैं, जिसमें भाषण किया गया, प्राक कथन किया गया, सुनने के प्रति हमने फिर कहा गया, किसी की जानने की इच्छा हुई, ये सब
वाद विवाद के अंतर्गत भी ऐसा ही होता है, ठीक प्रकार का ज्ञान उपलब्ध हुआ, ये सारे शब्द प्रश्न आता है वाद विवाद से संबंधित पतंजलि ने कौन कौन से शब्दों का विवेचन किया है, तो उसमें ये 5 नाम याद रखें हम। एक आता है इसमें कि प्राचीन काल में जब वाद विवाद विधि के अंतर्गत विद्यार्थी वाद विवाद करते थे, तो उसमें जो उसका जो सबसे प्रथम श्रेणी में होता था उसको उस विषय का अधिकारी माना जाता था। तो वह वाद विवाद प्रतियोगिता में जैसे मान लो कि ये प्रश्न आता है कि वह कौन सी विधि है जिसमें किसी श्रोता को या किसी अध्येता को उस विषय का अधिकारी माना जाता था, तो वहाँ उत्तर हमको वाद विवाद या अर्थावबोध विधि के रूप में भरना है। अर्थावबोध विधि और वाद विवाद विधि इसके रूप में प्रचलित विधि है, जिसके आधार पर हमको इसका नाम याद रखना है। कंठस्थीकरण के साथ साथ अर्थ पर भी चर्चा करती है। चौथी विधि है इसकी व्याख्या विधि। देखिए व्याख्या विधि सभी में आ रही है, सबसे पहले सूत्र, उसके बाद पारायण, अर्थावबोध या वाद विवाद और उसके बाद व्याख्या। व्याख्या विधि प्राय सभी में पूछा गया, उच्च स्तर पर उपयोगी विधि है व्याख्या विधि। यहाँ गद्य की व्याख्या विधि में हमने कल परसों 6 उसके अंग पढ़े थे व्याख्या के, जिसमें पदच्छेद था, पदार्थोक्ति था, विग्रह था, वाक्य योजना थी, आक्षेप था और समाधान था। यहाँ व्याकरण की जो व्याख्या विधि है उसमें 4 शब्द, इसके भी इस व्याख्या विधि के भी 4 महत्वपूर्ण अंग हैं। यह व्याख्या को 4 जो भाग बताए, एक का नाम चर्चा हुआ, दूसरा हुआ उदाहरण, तीसरा है प्रत्युदाहरण और चौथा है अध्याहार। तो ये 4 प्रश्न आता है। व्याकरणस्य व्याख्या विधौ व्याख्याया 4 अंशा सन्ति। व्याख्या के 4 अंश कौन कौन से हैं, तो उसके संदर्भ में आपको ये 4 नाम याद रखने हैं। चर्चा, उदाहरण, प्रत्युदाहरण और अध्याहार। चर्चा से तात्पर्य है किसी सूत्र के विच्छेद से है, कि उस सूत्र में कितने शब्द है और वो कौन कौन सी विभक्ति में, उनका क्या पदच्छेद किया जा सकता है, उसके आधार पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो चर्चा से तात्पर्य सूत्र का पदच्छेद या विग्रह के रूप में उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लो एचो वायव्य सूत्र लिखा गया, तो यहाँ एच है, आये, औ, आय, आओ, ये एक तरह से इसकी पहला बिंदु चर्चा के रूप में माना जाएगा, जिसको हम उस सूत्र के विग्रह के रूप में देते हैं। जब हम व्याख्या विधि से व्याकरण पढ़ाते हैं तो सबसे पहले सूत्र पर चर्चा करेंगे। चर्चा से तात्पर्य उसका पदच्छेद या उसके विग्रह के रूप में चर्चा करते हैं। उसके बाद हम उसका उदाहरण देते हैं कि सूत्र का उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं, और नंबर 3 पर हम उसके प्रत्युदाहरण पर बात करते हैं। जैसे जितने भी व्याकरण के ग्रंथ हैं उसमें यही प्रक्रिया दे रखी है। आप सिद्धांत कौमुदी देखेंगे तो सिद्धांत कौमुदी में पहले सूत्र है, फिर उसका पदच्छेद दे रखा है, उसके बाद उसकी वृत्ति के रूप में, चर्चा में पदच्छेद वृत्ति दोनों चीज़ें, उसके बाद उदाहरण के रूप में उसके 4-5 उदाहरण दे रखे हैं। फिर नीचे अगर उसका कोई प्रत्युदाहरण बनता है तो वहाँ फिर उसको किम करके लिखा जाता है, जैसे एजाद्यो किम, इस तरह का जो प्रश्न आता है तो वो प्रत्युदाहरण होता है, जहाँ उस जैसी स्थिति होती है लेकिन उसमें नहीं हो रहा है, उसमें कोई सूत्र की कोई जो शब्द दे रखा है, जो शर्त दे रखी है, वो शायद उसमें नहीं होती है, इस कारण से वो उसका प्रत्युदाहरण हो जाता है। और चौथा नंबर है इसका अध्याहार। अध्याहार से तात्पर्य क्या है? अध्याहार से तात्पर्य है कि किसी सूत्र में किसी पद की कमी हो जाना, और उस पद की पूर्ति के लिए हम किसी दूसरे सूत्र से जैसे अनुवृत्ति लेते हैं, उसको यहाँ अध्याहार कहा गया है। तो ये 4 बिंदु है व्याख्या विधि में, व्याख्या को स्पष्ट करने के लिए कि व्याख्या के 4 बिंदु कौन कौन से हो सकते हैं। तब हमको ये याद रखना है, चर्चा, उदाहरण, प्रत्युदाहरण और अध्याहार। याद रखें, व्याकरण शिक्षण की प्राचीन विधियां पढ़ रहे हैं। व्याकरण शिक्षण को प्राचीन काल में कैसे पढ़ाया जाता था? पहले सूत्र विधि के रूप में पढ़ाया जाता था, जहाँ सामान्य से विशिष्ट की ओर होता था, विस्तृत विषय वस्तु को सार रूप में लिखा जाता था, याद करने के दृष्टिकोण से
एक विस्तृत जो विषय वस्तु होती है उसको सीखने के दृष्टिकोण से, शॉर्ट रूप में सीखने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण विधि होती है सूत्र विधि। उसके बाद पारायण विधि पढ़ी हमने, अर्थावबोध वाद विवाद विधि पढ़ी, चौथी पढ़ी हमने व्याख्या विधि, जिसके अंतर्गत ये क्वेश्चन आ सकता है ये कौन से स्तर की है, उच्च स्तर की है, और व्याख्या से संबंधित कौन कौन से 4 बिंदु है, चर्चा से क्या तात्पर्य है, पदच्छेद अथवा पदच्छेद और सूत्र का अर्थ, और उदाहरण से तात्पर्य उसके उदाहरण से, प्रत्युदाहरण का उसका विपरीत जो उदाहरण है जो उसमें वो सूत्र काम नहीं कर रहा है, और अध्यार से तात्पर्य अनुवृत्ति से है। इस प्रकार से ये चौथी विधि व्याख्या विधि के रूप में पढ़ी हमने। 5वीं विधि जो है वो है इसकी, एक है भाषा संसर्ग विधि। क्रम कोई सा भी हो सकता है, विधियां हैं, किसी भी क्रम पर किसी विधि को पढ़ा जा सकता है। तो भाषा संसर्ग विधि देखिए, इसका एक दूसरा नाम अव्याकृति विधि भी है। प्रश्न आया हुआ है और इसी रूप में आया है कि अव्याकृति विधि को किस विधि के नाम से जाना जाता है, तो वहां आप उत्तर लिखेंगे भाषा संसर्ग विधि। तो दोनों का एक दूसरे के पर्यायवाची शब्दों को भी अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि भाषा संसर्ग विधि को अव्याकृति विधि के नाम से जाना जाता है। एक दूसरा प्रश्न यह भी पूछा गया कि व्याकरण शिक्षण की वह कौन सी विधि है जिसमें व्याकरण का शिक्षण पृथक से नहीं कराया जाता अपितु भाषा के साथ दिया जाता है। वह शिक्षण विधि है आपकी भाषा संसर्ग विधि और अव्याकृति। नाम से याद रखें, अव्याकृति का मतलब न व्याकृति, अर्थात जिसमें व्याकरण पृथक रूप से नहीं पढ़ाया जाता, व्याकरण को भाषा के साथ साथ पढ़ाया जाता है, भाषा संसर्ग विधि। इसलिए इसका नाम भाषा संसर्ग विधि रखा गया, क्योंकि इसका जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2 प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो आ सकते हैं। पहला प्रश्न है कि भाषा संसर्ग विधि का दूसरा नाम क्या है, तो अव्याकृति विधि। और दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है कि जिसमें व्याकरण पृथक रूप से नहीं पढ़ाया जाता वो कौन सी विधि है, जिसको भाषा के साथ साथ व्याकरण सिखाया जाता है वो कौन सी विधि है। तब हमको उत्तर भरना है उसके साथ भाषा संसर्ग विधि अथवा अव्याकृति विधि। ये 2 प्रश्न इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरा प्रश्न सामान्य रूप से ये हो सकता है कि भाषा संसर्ग विधि जो अव्याकृति विधि है ये एक तरह से मनोवैज्ञानिक की श्रेणी में आ जाती है, क्योंकि यहाँ रटने जैसी स्थिति में नहीं है, यहाँ भाषा के साथ साथ व्याकरण के नियमों को सीख जाता है। जैसा कि उसमें कहा गया है कि बालक जैसे समस्त भाषाओं को परिवार में रहते हुए स्वाभाविकता के सिद्धांत के आधार पर व्याकरण हिंदी की मातृभाषा के नियमों को सीख लेता है, तो फिर संस्कृत के नियमों को भी वो भाषा के अध्ययन के साथ साथ क्यों नहीं सीख सकता, यानी आसानी से वो उसको सीख सकता है। ये तर्क दिया गया कि बालक अपने वातावरण में, अपने परिजनों के पास, परिवेश में सामान्य रूप से जो उनकी मातृभाषा होती है उनके सभी नियमों को उनके साथ साथ सीख लेता है, उनको अलग से कोई व्याकरण नहीं पढ़ाई जाती है, तो फिर संस्कृत में भी वो संस्कृत की भाषा के जो व्याकरण है उसको भाषा के साथ साथ सीख सकता है, इसके रूप में उसको। तो ये अधिकतर इसको उच्च प्राथमिक स्तर के लिए ये उपयोगी होती है, क्योंकि उच्च स्तर के लिए तो व्याकरण पृथक से पढ़ाया जाना आवश्यक होता है। इसलिए प्राथमिक स्तर का नाम आ सकता है, उच्च प्राथमिक का आ सकता है। तब हम भाषा संसर्ग विधि के द्वारा या अव्याकृति विधि के द्वारा व्याकरण को पढ़ा सकते हैं। इसके बाद एक और विधि आती है अन्वय व्यतिरेक विधि। अन्वय व्यतिरेक विधि, जैसा कि इसका जो नाम है वो एक दार्शनिक नाम है, दर्शन में ये शब्द होता है अन्वय व्यतिरेक, यानी तत्सत्वे तत्सत्वम अन्वय, तद अभावे तद अभाव व्यतिरेक है, ऐसा तर्क संग्रह में आपने पढ़ा होगा। दर्शन की भाषा में अन्वय और व्यतिरेक दोनों शब्द हैं। अन्वय का तात्पर्य है कि उसके रहने पर वह भी रहता है, और व्यतिरेक का तात्पर्य उसके नहीं रहने पर वह भी नहीं रहता। जैसा वहाँ पढ़ा आपने कि यत्र यत्र शब्द तत्र तत्र आकाश, और यत्र यत्र शब्द नास्ति तत्र तत्र आकाश अपि नास्ति, उसके रूप में आपने ये अन्वय और व्यतिरेक को पढ़ा है। अन्वय का तात्पर्य उसके रहने पर वह भी रहता है, आकाश के रहने पर शब्द भी रहता है, आकाश के नहीं रहने पर शब्द भी नहीं रहता, उसको व्यतिरेक कहेंगे, और यहाँ इसके रूप में अन्वय के। तो अन्वय व्यतिरेक विधि का व्याकरण शिक्षण से क्या तात्पर्य है, इसको शिक्षण विधि का नाम क्यों दिया गया, तो इसको इसलिए दिया गया कि इस विधि का महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। देखिए अब तक की 4 विधियों से 5 विधियों से अलग एक प्रश्न बन रहा है,
उसमें यह कहा गया कि प्रकृति प्रत्यय के आधार पर जब व्याकरण शिक्षण पढ़ाया जा रहा है तो वहां अन्वय व्यतिरेक विधि कैसे, जैसे आपने मान लो यहां हरये नमय के रूप में व्याकरण पढ़ाया। अब यहां इसके साथ ये प्रकृति और प्रत्यय है, हरि शब्द है और चतुर्थी विभक्ति का ङे विभक्ति है। तो ङे विभक्ति का जो अर्थ है वो इसके साथ हरिये शब्द में, तो जब प्रकृति जहां जहां उसका प्रत्यय है वहां वहां उसकी उस प्रकृति का अर्थ भी है, जहां वो प्रत्यय नहीं है तो वहां उसका अर्थ भी नहीं है। इसलिए इसको अन्वय व्यतिरेक विधि के रूप में कहा गया कि जब भी व्याकरण को प्रकृति प्रत्यय के रूप में पढ़ाया जाता है, प्रत्यय के साथ संयोग करके उसको पढ़ाया जाता है, वो पूरा का पूरा अन्वय व्यतिरेक से संबंध रखता है। इसलिए जब भी प्रकृति प्रत्यय से संबंधित कोई व्याकरण का ज्ञान आए स्पष्ट ज्ञान के लिए, तो वहां पर आपको ये उत्तर भरना है। जैसे प्रश्न आ जाए पतंजलि ने प्रकृति प्रत्यय के आधार पर किस विधि को महत्वपूर्ण माना है, तो वो है अन्वय व्यतिरेक विधि। इस तरीके से आपको इसमें उत्तर भरना है अन्वय व्यतिरेक के रूप में, क्योंकि उस शब्द के साथ उस प्रत्यय की ध्वनि के साथ ही उसका अर्थ उपस्थित हो जाता है और उस ध्वनि के साथ ही उसका अर्थ उसमें लागू होता है। जहाँ तृतीया विभक्ति के रूप में चतुर्थी का जो प्रत्यय है उसके आधार पर उसका जो अर्थ है, जहाँ आपको संप्रदान का अर्थ करना है, जहाँ आपको अपादान का अर्थ करना है, तो उस ध्वनि के साथ उसका उस प्रकृति प्रत्यय के साथ उसका अर्थ निर्भर करता है। तो इसमें आपको इसका उत्तर देना है, तो ये देंगे। 2 क्वेश्चन याद रखें इसमें अन्वय व्यतिरेक में। एक तो ये याद रखें कि व्याकरण शिक्षण की विधियां कौन कौन सी है, तो उसमें नाम आ जाए तो उसको अन्वय व्यतिरेक को भी आपको व्याकरण शिक्षण की विधि बताना है। और एक ये प्रकृति प्रत्यय से संबंधित व्याकरण की जो पढ़ाने की शिक्षण विधि है वो कौन सी है, तब भी आपको अन्वय व्यतिरेक शिक्षण विधि के रूप में उसका नाम लिखना है। इसके बाद एक विधि और 7वीं, जैसे आगमन विधि। ठीक है, यहाँ आगमन विधि को भी प्राचीन विधियों में लिया गया है, निगमन विधि भी प्राचीन विधि में ली गई है। तो नवीन में किसको लिया, नवीन में लिया आगमन निगमन विधि, इस नाम से लिया गया दोनों को एक साथ करके। तो आगमन विधि के रूप में भी कहा गया। आगमन विधि में 5-6 बातें महत्वपूर्ण है, याद रखें। एक तो ये प्रश्न आता है कि व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तब आपको वहाँ आगमन विधि उत्तर भरना है। अगर आपके चारों ऑप्शन में आगमन निगमन इस तरह का नाम लिखा हो, लेकिन अगर किसी ऑप्शन में आगमन निगमन विधि लिखा हो तो तब उसको आपको सर्वश्रेष्ठ विधि के रूप में उत्तर भरना है। मान लो एक में लिखा आगमन, एक में लिखा निगमन, एक सी में लिखा आगमन निगमन विधि, तो आपको फिर आगमन निगमन विधि को सर्वश्रेष्ठ राइट उत्तर करना है। और प्रश्न आता है प्राचीन व्याकरण शिक्षण की प्राचीन विधियों में महत्वपूर्ण विधि कौन सी है, तो आगमन निगमन प्राचीन विधि नहीं है, तब वहां आपको आगमन विधि उत्तर भरना है। तो इस तरीके से कई प्रश्न दूसरी तरीके से पूछे जा सकते हैं जिनमें आपको उत्तर भिन्न भिन्न लिखने हैं। तो यहाँ लेकिन ज़्यादातर प्रश्न यही पूछा गया सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो वहाँ आगमन विधि के रूप में, अगर जहाँ पर दोनों का संयुक्त नाम नहीं आए। अब इस आगमन विधि में कई प्रश्न बनते हैं, उनको याद रखें। एक तो ये विधि किस सूत्र पर आधारित है, तो आपको लिखना है विशिष्ट से सामान्य की ओर। आगमन का मतलब विशिष्ट से सामान्य और निगमन का मतलब सामान्य से विशिष्ट, इसके रूप में भरना है। अब एक दूसरा लिखना है उदाहरण से नियम, उदाहरण से नियम के रूप में। एक लिखना है आपको विशिष्ट से सामान्य के रूप में। तीसरा प्रश्न है व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तब आगमन विधि के रूप में। अब यहाँ इसमें क्या होता है, पाणिनि ने भी सूत्रों पहले उदाहरणों को सामने रखा और उदाहरणों को सामने रख करके सूत्रों का निर्माण किया, इसलिए वो भी उनकी जो अष्टाध्यायी है वो एक तरह से आगमन विधि का दृष्टांत है, क्योंकि उन्होंने पहले उदाहरणों से सूत्रों का निर्माण किया है, इसलिए वहाँ भी आगमन विधि का आपको उत्तर भरना है। कई जगह इसका विपरीत उत्तर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो प्राय सही नहीं है। सही उत्तर यह है कि जहाँ पर पाणिनि ने भी पूरे वेद वेदांत पढ़े और उनके उदाहरणों को अपने सामने रखा और फिर जाकर के उन्होंने अपना एक व्याकरण का नियम बनाया। ऐसा नहीं कि नियम के बाद शब्द हुए, पहले शब्दों को देखा और उसके बाद नियम, इसलिए वहाँ आगमन विधि के रूप में आपको इसका उत्तर भरना है। श्रेष्ठ विधि के रूप में आपको उत्तर भरना है।
सामान्यीकरण वाला नियम इस पर लागू होगा। व्याकरण शिक्षण की पाठ्य योजना जब पढ़ेंगे तब उसमें आपको सामान्यीकरण और नियमीकरण आपको पढ़ना होगा। और एक है इसकी 8वीं विधि है निगमन विधि। जैसा कि नाम से ही पता है, नी उपसर्ग है और आगमन में आ उपसर्ग है, तो निगमन और आगमन के रूप में यह याद रखें। निगमन का मतलब निकलना, अर्थात सूत्र से उदाहरणों का निकलना। तो यहाँ सूत्र से उदाहरण की ओर या सामान्य से विशेष की ओर, या फिर पहले नियम बता करके उदाहरण बताना, इस तरह की विधि के रूप में आपको निगमन विधि राइट करना है। इसको अमनोवैज्ञानिक माना गया, क्योंकि मनोविज्ञान ये कहता है कि पहले उदाहरण दें आप और उसके बाद नियम बताएं। मनोविज्ञान ये नहीं कहता है कि पहले नियम बताएं और उसके बाद आप उदाहरण करें। तो ये एक तरह से अमनोवैज्ञानिक हो सकती है। प्राचीन विधियों के रूप में इनको लिया गया। इसके बाद 1835 की लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के साथ एक दूसरी, ये सब पाठशाला विधि के अंतर्गत आती है। इसके बाद अलग से एक विधि आई जिसका नाम था व्याकरण अनुवाद विधि। व्याकरण अनुवाद विधि, जिसको भंडारकर विधि भी कहा जाता है। यह अलग से इससे संबंधित प्रश्न कई बार पूछे गए, 5-6 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आ सकती है विधि। व्याकरण अनुवाद विधि, तो याद रखें, एक तो इसका नाम पूछ लेता है, इसका दूसरा नाम क्या है, तब आपको लिखना है भंडारकर विधि। और गोपाल कृष्ण भंडारकर इसके प्रवर्तक थे, इसलिए उनके नाम से ही रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, उनके नाम से ही इस विधि का नाम भंडारकर विधि हुआ। अब यहाँ एक दूसरा क्वेश्चन ये भी जुड़ा हुआ है, ये लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति का प्रभाव संस्कृत की किस विधि पर, संस्कृत व्याकरण की कौन सी विधि पर हुआ, तो व्याकरण अनुवाद विधि पर, और उसको भंडारकर विधि के नाम से कहा जाता है। भंडारकर ने 2 पुस्तकें भी लिखी इसमें, एक प्रवेशिका और एक मंदिरांत प्रवेशिका के रूप में। तो वहाँ उन दोनों पुस्तकों के आधार पर भी, दोनों अंग्रेजी से संस्कृत माध्यम के रूप में दोनों पुस्तकें थी, और उसके रूप में एक थी मार्गोपदेशिका और एक थी संस्कृत मंदिरांत प्रवेशिका। मंदिरांत प्रवेशिका, ये 2 पुस्तकें थी, अंग्रेजी और संस्कृत माध्यम में थी। ये बहुत ज़्यादा चर्चित रही भंडारकर की दोनों पुस्तकें, और इसके आधार पर उन्होंने व्याकरण अनुवाद विधि को, जो उस समय में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से अत्यधिक प्रभावित थी, इनको व्याकरण की आधुनिक विधि के रूप में भी जाना जाता है, यद्यपि 1835 की शिक्षा पद्धति से प्रभावित थी। ये सब प्राचीन शिक्षण विधियों से संबंध रखने वाली विधियां हैं। अब हम कुछ 3 इसकी अर्वाचीन विधियां हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, अब देखिए 3 इसकी अर्वाचीन विधियां हैं व्याकरण शास्त्र की। एक का नाम है पाठ्य पुस्तक विधि, एक है समवाय विधि, और तीसरी है इसकी आगमन निगमन विधि। तो देखिए, अर्वाचीन यानी नवीन विधियों के रूप में सबसे पहले पाठ्य पुस्तक विधि का नाम आता है। याद रखें, पाठ्य पुस्तक विधि से संबंधित आने वाले प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं। क्या है इसका तात्पर्य? पाठ्य पुस्तकें प्राचीन काल से ही आई, लेकिन प्राचीन काल से आने वाली जो पुस्तकें थी वो ऐसी पुस्तकें थी जो एक विधि का रूप नहीं थी। उसके बाद में इस तरह की पुस्तकें लिखी जाने लगी जो एक विधि का काम कर रही थी, जिसमें अध्यापक की आवश्यकता कम महसूस हो सकती थी, और उसको उन पाठ्य पुस्तकों को पढ़ करके ही बालक व्याकरण के नियमों को सीख सकते हैं। वर्तमान काल में भी जो दूरस्थ शिक्षा विभाग है, ओपन यूनिवर्सिटीज़ है, उनके अंतर्गत इस विधि पर आश्रित पाठ्य पुस्तकें ही चलती है, जिसमें बालक अपना पूरा कार्य करता है उसी से। तो पाठ्य पुस्तक विधि एक ऐसी विधि जिसमें ऐसी पाठ्य पुस्तक जिसके आधार पर, जिसमें एक विधि के रूप में काम करती है जो, और उसमें किसी अध्यापक की आवश्यकता महसूस नहीं होती, वो एक गाइड के रूप में रहता है अध्यापक। इस विधि के रूप में दूसरा प्रश्न आता है, इसका प्रवर्तक कौन था? तो यहाँ डॉक्टर वेस्ट
के नाम से ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, तो याद रखें। प्रवर्तक का नाम पूछ सकता है इसमें पाठ्य पुस्तक विधि के रूप में, तो उसको डॉक्टर वेस्ट के रूप में कहा गया। वर्तमान काल की अधिकांश पुस्तकें इस विधि पर आश्रित हैं और होनी भी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में समस्त जो पुस्तकें हैं, ज़्यादातर इन ओपन यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, उनमें सबकी जो सारी की सारी जो पुस्तकें हैं वो पाठ्य पुस्तक विधि पर आश्रित हैं। उनसे बालक समस्त व्याकरण के नियमों को सीख सकता है, क्योंकि उसके पश्चात जो अभ्यास प्रश्न होते हैं उनमें इस तरह के अभ्यास प्रश्न दिए जाते हैं जिसमें कुछ अध्यापक काफ़ी उदाहरण ऐसे देता है जिसमें उनका हल सहित देता है, किसी में उसका जैसे संधि वाला चैप्टर है तो इसमें एक में विच्छेद दे देता है, एक में संधि खाली रख देता है, एक में दोनों का उदाहरण समझा देता है। उसके आधार पर आपको नीचे वाले कुछ मूल्यांकन प्रश्न करने पड़ते हैं उस विधि के रूप में। इस तरह का जहाँ जिस पुस्तक में नियमन किया जाता है वही एक तरह से पाठ्य पुस्तक विधि है। इसके साथ साथ तो याद रखें पाठ्य पुस्तक विधि। और उसके बाद दूसरा है समवाय विधि। पूछा जा सकता है पाठ्य पुस्तक विधि कौन सी विधि है, तो अर्वाचीन विधि के रूप में आपको उत्तर भरना है। इसके बाद है समवाय विधि। समवाय विधि जैसा कि हमने कल परसों नाटक शिक्षण पढ़ा था, उसमें मैंने समवाय विधि आपको पढ़ाया कि समवाय विधि जब नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि के रूप में नाम आता है तो वह समवाय विधि का उत्तर भरना है। यहाँ समवाय विधि से तात्पर्य यही है कि समस्त विधियों का आश्रय लेकर जहाँ जिस व्याकरण के पाठ के लिए जिस विधि जो विधि ज़्यादा महत्वपूर्ण है उस विधि के रूप में उसका सहारा लिया जाए। तो इस प्रकार समस्त जो विधियां हैं उनका एक मिश्रण का रूप समवाय विधि है। जो आपने पहले सिद्धांत पढ़े थे उनमें बहिमुखी सिद्धांत भी पढ़ा था एक समवाय सिद्धांत का, उस पर आश्रित ये विधि है समवाय विधि। इसको भी अर्वाचीन विधि के रूप में स्वीकृति दी गई, क्योंकि अर्वाचीन के तात्पर्य यह है कि बालकों को विषय वस्तु का ज्ञान येन केन प्रकरण अधिक से अधिक अधिगम हो उनको और रुचिपूर्वक ढंग से उसको वो सीख सकें। तो यहाँ मिश्रण के रूप में जो विधि ज़्यादा उपयोगी है उसको वहाँ लिया गया, इसलिए इसको भी एक नाम अर्वाचीन विधि की श्रेणी में लिया गया। तीसरी के बारे में जैसा कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं आगमन और निगमन विधि, यहाँ दोनों का एक संयुक्त रूप है। संयुक्त रूप से तात्पर्य यह है कि ऐसा भी नहीं कि सभी व्याकरण के पाठों को आगमन से ही पढ़ाया जाए, ये भी नहीं है कि निगमन से ही पढ़ाया। कुछ ऐसे पाठ भी हो सकते हैं जिनमें निगमन विधि ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। कैसे? जैसे मान लो किसी सूत्र का उदाहरण ही एक या दो उदाहरण है, तब आप उसको उदाहरण से नियम की ओर नहीं चलेंगे, वहाँ आपको पहले नियम बताना होगा और उसके बाद आप उसके उदाहरण को पढ़ाएंगे। इसलिए ऐसे कुछ सूत्र जिनके उदाहरण बहुत ज़्यादा हैं उनको हम आगमन से पढ़ाएं, और जिन सूत्रों के उदाहरण एक या दो ही हैं तब उसको हमको निगमन विधि से ही पढ़ाना चाहिए। इसलिए दोनों का मिश्रण रूप आगमन निगमन विधि एक अर्वाचीन विधि के रूप में काम करती है, और ये व्याकरण शास्त्र की सर्वश्रेष्ठ विधि है। आगमन पाणिनि के रूप में, निगमन पतंजलि के रूप में प्रसिद्ध है दोनों। इसलिए हमको इन तीनों अर्वाचीन विधियों के साथ और 9 जो हमने उसकी प्राचीन विधियां पढ़ी, उन 9 में भी 8 जो स्टार्ट की है वो पाठशाला विधि के अंतर्गत है, और व्याकरण अनुवाद विधि अलग से उसको लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से प्रभावित शिक्षा पद्धति माना गया। इस तरह के प्रश्न इन व्याकरण शिक्षण की विधियों में, प्राचीन और अर्वाचीन विधियों में, दोनों में पूछे जा सकते हैं। इस तरीके से हम इनकी तैयारी करें। अब देखिए कई बातें ऐसी है जैसे इन शिक्षण विधियों से संबंधित जुड़े हुए किस तरह के वाक्य आ सकते हैं, उनको आपको किस तरीके से राइट करना है। जैसे प्रश्न आया संस्कृत व्याकरण की अर्वाचीन विधि कौन सी नहीं है, प्राचीन विधि कौन सी है, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति पर आश्रित विधि कौन सी है, संस्कृत मंदिरांत प्रवेशिका पुस्तक किसकी है, वो किस विधि से संबंधित है, और इस तरह के जो भी प्रश्न बनते हैं अर्वाचीन शिक्षा पद्धति के अंतर्गत, जैसे वह कौन सी विधि है जिसमें अंग्रेजी को संस्कृत और संस्कृत को अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ाया जाता है, उसमें भी आपको व्याकरण अनुवाद करना है। उसमें गोपाल कृष्ण भंडारकर उसके प्रवर्तक के रूप में नाम पूछ सकता है, पाठ्य पुस्तक विधि के रूप में डॉक्टर वेस्ट के रूप में नाम पूछ सकता है। इस तरीके से हम व्याकरण शिक्षण को पढ़ सकते हैं। तो व्याकरण शिक्षण की विधियों को आपको इस तरीके से तैयार करना है। अब हमने पद्य शिक्षण की विधियां पढ़ ली है, उसके साथ साथ गद्य की पढ़ ली है, नाटक की पढ़ ली है, और ये व्याकरण की पढ़ ली। 6 शिक्षण विधियां 6 विषयों से संबंधित, यानी कथा और अनुवाद से संबंधित और शिक्षण विधियां हमको पढ़नी है इस तरीके से, और उनकी ही हमको पाठ्य योजना तैयार करनी है। सिलेबस में इस तरह के बिंदु हैं। उसके बाद एक मूल्यांकन का चैप्टर है और अधिगम सामग्री से संबंधित चैप्टर है। इनको हम क्रमशः इस तरह से पढ़ते रहेंगे।
धन्यवाद।